संपत्ति है किराए की, वो मंदिर की संपत्ति है, और ओके। मंदिर के जो सरबराहकार हैं वो एक्सपायर कर चुके हैं, मर चुके हैं। और अच्छा, सबसे ओके। बड़ी बात है, उनका कोई पीढ़ी में कोई है नहीं, ना उनका भाई, ना बेटा, ना बीवी, ना माँ, ना बाप। ओके। अब एक 5 पीढ़ी पुराने भाई ने क्लेम करा है हमें ये कह के कि मंदिर प्राइवेट और पारिवारिक है और आम आदमी को पूजा का अधिकार नहीं है, लिहाजा आप हमें इस संपत्ति का किराया दें। अब और वो 5 पीढ़ी पुराना भाई बता रहे हैं अपने आप को। और मेरे पास रजिस्टर्ड डीड बनी हुई है 28 साल की, जो सर्वाकार मर गए हैं, स्वर्गवास हो गया है, वो 28 साल की रजिस्टर्ड डीड बना गए थे मेरे लिए। अब मुझे क्या उनको किराया देना चाहिए या कैसे करना चाहिए? नहीं, इसमें आपके स्टेट का कोई मंदिर से संबंधित कोई अलग से कानून है जो इस पे लागू होता हो? क्योंकि मंदिर जो होता है इसमें पूजा का अधिकार या ये यदि बात आती है तो इसमें क्या है कि इसमें भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज है और हो सकते हैं। तो क्या इसमें आपके स्टेट में कोई ऐसा कानून है जो इसको रेगुलेट करता हो? सर ये तो हमने जानकारी प्राप्त नहीं की है। उसमें से एक कौन? किराएदार ने उसे मालिक मान भी लिया है और उसे किराया भी दे दिया है। अच्छा, कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर उत्तर रहे हैं? प्रदेश सर, अच्छा, बरेली उत्तर से। प्रदेश। ओके, ओके। हाँ, बरेली, यस, ओके। तो ऐसे में फिर ये है कि आप सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें कि इसमें क्या होता है, क्योंकि सिविल कोर्ट के बड़े वाइड पावर्स होते हैं और जहां पर भी कोई स्पेशल चीजें प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो वो सब चीजें साधारण जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आती है। तो सिविल कोर्ट में आप इसको वाद दायर करके देख सकते हैं। सर अब ये सिविल सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट। नहीं चला गया है, ये हाँ, अब सिविल कोर्ट। एडीएम को दे दिए गए हैं, ये कोई प्राधिकरण बना दिया है, किराया अच्छा। प्राधिकरण। उनको कोई हम्म। कानून, उनकी तो जानकारी है नहीं सर एडीएम को। हम्म। वहां बेवकूफी चल रही है, 2-3 लोगों से उसमें उसमें किराएदारों से मुकदमेदारी भी चल रही है। लेकिन हम हम्म। वैसे ही जानना चाहते हैं कि वो 5 पीढ़ी पुराना भाई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत मालिक बन गया या नहीं बना सर? वो 5 पीढ़ी पुराना भाई अच्छा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अच्छा, ये नियम आप के हिंदू तहत उन्हें मांगा एक्ट है बोल रहे किराया हो? दो ओके, हमें। ओके। जी जी। हाँ, नहीं, ये तो केवल जो है ये इसको इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है। जो ये है, ये मंदिर के मामले को रेगुलेट नहीं करता है, क्योंकि मंदिर का मामला एक अलग होता है। तो उसमें जो आप जो बोल रहे हो वो केवल फैमिली मेंबर्स के बीच में जो इनहेरिटेंस होता है उससे संबंधित कानून है। और फिर ये कि दूसरी बात ये कि कानून की जानकारी किसी को हो या ना हो, लेकिन हम जब प्लीडिंग ड्राफ्ट करते हैं ना, तो प्लीडिंग में हम उस वो चीज को या जो भी कानून है जिस पर हम आधार अपना प्रेयर है, तो वो हम चीजें उसमें एनक्लोज भी कर सकते हैं। जनरली इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बोलते हैं प्लीड द फैक्ट्स नॉट द लॉ। लेकिन यदि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और कोई स्पेशल लॉ है या कोई लेस नोन है, या फिर कोर्ट को या अपोजिट पार्टी का वकील यदि डिमांड करता है, तो वो कानून आप बता सकते हैं कि ये चीज है। और यदि वो चीज कहीं लिखी हुई है तो उसकी जो भी कानून की अथॉरिटी है उसके मुताबिक कोर्ट को भी उसको मानना पड़ता है। तो अपनी प्लीडिंग में आप उसको शामिल कर सकते हैं आवश्यकता हो तो। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। तो इसलिए उसमें है कि किसी को नॉलेज नहीं भी है तो उसमें कोई बात नहीं। हम, क्योंकि देखो, हम अपने फेवर में कोई ऑर्डर चाहते हैं तो हमको कानून की भी मदद करनी पड़ती है ना। तो उसमें जो भी चीज हमको मालूम है तो वो यदि हम बताएंगे तो भाई कानून में कई चीज लिखी हुई है तो कोई भी अथॉरिटी उसको जानबूझ के इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर करना भी है तो उसको सकारण उसको कारण देने पड़ते हैं कि भाई वो लागू नहीं है या वो क्यों मान्य नहीं कर रहा है ना। वो फिर उसको कारण बताने पड़ते हैं। तो आपके फेवर में यदि कोई ऐसा मंदिरों से संबंधित मान लो कोई स्पेशल लॉ है और वो यदि आपके नॉलेज में है तो वो आप अपने प्लीडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। धन्यवाद सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी सर, मैं रमाकांत कौर, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, कोई व्यक्ति अपने घर में चारों तरफ जो दीवारें होती हैं उसमें किसी भी दीवार पर कोई खिड़की बना सकता है रोशनी और हवा के लिए, हाँ, बना खुद सकते के हैं उसकी अंदर अपनी। तरफ खुलने वाली? हाँ हाँ, अपने उसकी अपनी संपत्ति है तो वो बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसमें जो नेबर है उसके अधिकार पे कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो नेबर है वो उसको रोक सकता है यदि इस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो। नहीं सर, जैसे खिड़की बना रहा है और नेबर का प्लॉट है बाजू में खाली है, हम्म। अब नेबर मना कर रहा है कि इधर खिड़की मत बनाओ, इधर मेरा प्लॉट है, तो वो तो हम्म। अपनी दीवार पे बना रहा है, घर की दीवार पे अंदर हाँ, साइड यस। खुलने वाली हम्म। हवा और प्रकाश के लिए। हम्म। इसमें क्या होगा सर? जैसे नेबर मना कर रहा है, नेबर कह रहा है कि नहीं, नहीं तो आप इस उसमें तरफ उसमें मत। आपका उसमें आपका सुखाचार का अधिकार बनता है और आप उसमें वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब फिर मान या लीजिए तो। सर जी, हम्म। नेबर वहाँ वो खिड़की बंद करने के लिए खुद के प्लॉट पे एक दीवार खड़ी कर देता है, हम्म। तब क्या होगा? वो दीवार खड़ी कर सकता है क्या नहीं अननेसेसरी, जिसका कोई यूज नहीं है? नहीं नहीं, उसमें भी आप इंजंक्शन ला सकते हैं। आप स्टे ऑर्डर ला सकते हैं कि ये दीवार खड़ी ना की जाए और यथास्थिति बनाई रखी जाए पूर्ववत। इसके लिए आप स्टे के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कोर्ट ऐसे मामले में इंजंक्शन दे सकता है कि दीवार आप खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दूसरे के अधिकार को क्षति पहुंचती है ना।
वही मान लीजिए सर, वो कुछ भी ऐसा कोई यूज बता दे कि हम इधर टॉयलेट बना रहे हैं, कुछ भी तो फिर बना रहे साबित हैं, देखो, और उद्देश्य उसका अपन। वो तो ऐसा होता है, देखो फैक्ट वो केस टू केस डिफर करता है। तो उसमें क्या होता है कि कानून के अलावा जो हर कोर्ट है ना, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस भी देखता है। तो फिर कोर्ट को उसमें केस में स्थिति देखनी पड़ेगी एक्चुअली, कि दोनों पार्टी का जो क्लेम और काउंटर क्लेम है। तो नॉर्मली कोर्ट क्या करते हैं कि पहले फ्रेमिंग ऑफ इशू करते हैं। एक्चुअली देखो, दोनों की कहानी सेम होती है। तो कोर्ट ये क्या करता है कि वो देखता है कि दोनों की कहानी में डिफरेंस क्या है। इसको बोलते हैं फैक्ट्स इन इशू, कि कौन कौन से ये बिंदु है कि जिस पर मुझे निर्णय करना है। तो जज ये सवाल अपने आप को पूछता है, और अपने ही जजमेंट में फिर जज जजमेंट में उसके जवाब देता है कि बिंदु संख्या 1 के बारे में मेरा निर्णय ये है, बिंदु संख्या 2 के बारे में मेरा निर्णय ये है। तो जो फैक्ट्स इन इशू है वो अलग अलग पार्टी के अलग अलग हो सकते हैं। तो वो पहले वो फैक्ट्स इन इशू तय करता है कि किस बिंदु का निर्धारण करना है ना। और इस तरह से फिर वो अपने जजमेंट में उस क्वेश्चन को खुद ही आंसर करता है जज। ये प्रक्रिया है सीपीसी में। जी सर, एक सवाल और था कि मान लीजिए वहाँ रिहायशी एरिया में मिल चल रही है बाजू में, जिसका साउंड आता है या जिससे डस्ट आता है, तो उसके लिए भी ये सुखाचार लागू हाँ, होता है क्या सर सुखाचार वहाँ? लागू होता है। और मिल चल सुखाचार रही, तो कोई होता मिल ही है। प्लांट इवन चल रहा एक है ही कोई। मान लो कोई क्रिमिनल प्रोविजन भी मान लो है, तो वो भी लागू हो सकते हैं। आईपीसी में जनरली क्या होता है कि जो हेल्थ से संबंधित कुछ प्रावधान है, कि जो पब्लिक में जैसे कोई कुआं है तो उसमें कोई पॉइजनिंग ना करे, है ना, या फिर कोई दूसरी चीज है तो उसको कोई इस तरह से इस्तेमाल ना करे। तो जो कॉमन लॉ में जो टॉर्ट्स आता है उसके अलावा आईपीसी में क्रिमिनल प्रावधान भी है कुछ। और उसमें जो ये है कि जो नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन वगैरह, तो इसके लिए अलग से भी कानून है। एनवायरमेंटल लॉ भी ऐसे मामले में लागू हो सकता है। राहुल राय जी का एक प्रश्न है इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ चैट बॉक्स में। इन्होंने बोला कि ठक्कर सर ने जो रिलेशनशिप ईजमेंट एक्ट एंड आरटी एक्ट में एस्टैब्लिश किया है, आई एम लिटिल बिट डिसएग्रीड विद द सेम, कैन वी प्लीज टेक स्टैंड ऑफ ऑनरेबल आत्मदीप सर। हाँ जी, हाँ जी, आत्मदीप सर से बिल्कुल। जी जी, जरूर। आत्मदीप साहब जुड़े हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ रमाकांत जी, पुरोहित। नमस्कार सर। नमस्कार। एक जानकारी मैं लेना चाहता हूँ ब्रजेंद्र अग्निहोत्री हाँ जी, रीवा हाँ जी। से। एक मेरी बब्बा की संपत्ति है, जो बब्बा भी गुजर चुके हैं, और बब्बा 4 भाई थे। ओके। उस उस बार नहीं हो पाया। 2 बार एसडीएम कोर्ट सिमरिया पे फाइल लगाए, तो एसडीएम साहब ने उस फाइल को 2 बार मतलब कैंसिल कर चुके हैं। अपन ने पुनः अभी उस पे लगाया है कि उसके लिए रिपीट के लिए। और उस सामने वाले को नोटिस जाती है, जिन जो लोग हैं तो वो नोटिस लेने से इनकार कर देते हैं। तो अब वो उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा, तो उसमें क्या करना चाहिए? कि उसमें ऐसा है, सीपीसी में नियम है कि जहां भी कोई कोर्ट ऑर्डर को या नोटिस को लेना मना करता है जी। तो ये को रजिस्टर से भेज दिया जाता है। और रजिस्टर्ड पोस्टमैन के रिमार्क के साथ वापस जाए कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट का अर्थ ये होता है कि उसको तो हो गई ये मान के कानून अपना काम कर सकता है। दूसरा तरीका ये कि उस चस्पा किया जा सकता है कि अबंडेंट प्लेस में जिस साथी से संबंधित है तो उस प्रॉपर्टी उस नोटिस को चिपका दिया जाता है। उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। दैट इज एन एविडेंस की वो प्रॉपर्टी जो है वहां पे नोटिस पा कर दी, प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। तो इसलिए नोटिस को लेने से बचना ये सोल्यूशन है, जिसको किया गया उसके बाद ये उसको क्रश करा दे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है सीपीसी में। मतलब हाँ बिल्कुल, बाय पोस्ट पोस्ट भेज ऑफिस से सकते हैं आप। भेजा भी जा सीपीसी में सकता है ये उसको। लिखा है सब, ये सीपीसी के जो ऑर्डर्स और रूल्स है उसमें जो स्पष्ट प्रावधान है। तो रजिस्टर पोस्ट से आप भेज दीजिए और वो पोस्टमैन उसका के रिमार्क के साथ वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि प्राप्त हो गया, मान के आप चल सकते हैं। उसका आर्ट अपने को मिल सकता है क्या, जो ऑर्डर आप क्या, ये सब तो बता रूल रहे है, सीपीसी में लिखा हुआ है, सीपीसी की धारा है ये तो। सीपीसी में ये, हैं? तो उसको हाँ मेरे व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं हाँ सर ये? हाँ, ये मैं आपको भेज दूंगा देख के, बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसमें ये सीपी का प्रावधान है। जी। ऑर्डर और रूल संख्या अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं देख के मैं आपको बता दूंगा, है ना। बहुत सारी चीज को करता है, तो लेटर
Recording in progress. जजमेंट्स है, लेकिन आईटी एक्ट के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक है वो भी सब मान्य है, होना चाहिए। ई गवर्नेंस के बारे में भी प्रावधान आईटी एक्ट में है, तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है इसके बारे में आईटी एक्ट के अंतर्गत रूल्स बनाकर भी इसको कंपलसरी कर सकती है कि अमुक काम अमुक तरीके से ही होगा। जैसे आप देखिए कि आरटीआई के है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ही भरना पड़ेगा, मैन्युअली नहीं लेंगे, मना कर सकते हैं कि हम आपका मैन्युअल फॉर्म नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट कहीं कहीं पर ऐसा कंपल्शन भी कर सकती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही लेंगे, और फिर सबको पालन करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही लिया जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि ये एक इनेबलिंग प्रावधान है कि, तो उसमें यह है कि मैनुअल तरीका भी एडमिसिबल है और इलेक्ट्रॉनिक लेने से भी मना नहीं करना चाहिए। और प्रकाशन का जो पद्धति होता है पेपरों में, वो भी मान्य है कि नहीं? गैजेट भी मान्य है। आईटी एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि जो प्रकाशन का पद्धति है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज आल्सो गैजेट, और ये भी कानूनी मान्यता इसको है। आईटी एक्ट में इसका अलग से पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है, गैजेट्स आर एडमिसिबल एज गैजेट्स। दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि एक मेरी बब्बा की संपत्ति थी जिसको वो सार्वजनिक थी, मतलब साख खाता की थी, तो वो लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करके वो लोग उनका खाता ही अलग कर दिए, मतलब कुल मिला के अपना खुद का खाता कर लिए, वो जमीन हड़प दिए। अपन ने उसको यहाँ पे लगाया, तहसील स्तर लगाया था, मगर वो अभी कुछ उसकी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं लोग, 2 वर्ष हो गया। तो उसमें मतलब और उसके दस्तखत ही कर लिए, कुल मिलाकर ये प्रॉपर्टी हमको दे दी गई, हर हिस्से में दे दी गई। उसमें आप जो है वो केस अभी तक चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसमें आप अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यदि क्रिमिनल केस अलग से करना है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि यदि संपत्ति हड़प लिया इस टाइप का मामला है, तो इसमें क्रिमिनल मामला भी बनता है, तो फिर वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में चलता है। मैंने तो उसका मेरे बब्बा एक्सपायर होने के पहले मैंने एसपी साहब को लेटर दिलवा दिया था। अब बब्बा जी नहीं है, तो अब वो जो अपन ने दिलाया, देर तो दर्ज नहीं हुई, पर वो मान्य तो होगा ना, उसकी अपन आरटीआई के तहत नकल वगैरह मंगा सकते कि नहीं मंगा सकते? मंगा सकते हो। नहीं भी मंगा है तो अलग से भी तरीका है कि आप जो पिछला लेटर है उसका रेफरेंस देते हुए 156(3) में मैजिस्ट्रियल कोर्ट में कर सकते हैं। तो जहाँ पर एसपी ने भी रिफ्यूज कर दिया है, तो वहां पर फिर आप मैजिस्ट्रियल कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस को उसमें मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे सकता है। तो मैजिस्ट्रेट को उसमें अभी मेरे बब्बा जी के वो, जैसे बब्बा जी की संपत्ति अधिकांशतः हम लोग को वसीयत में उन्होंने दे गए, तो पिताजी लड़ सकते हैं कि हम लोग लड़ सकते हैं? जिसका भी उसमें टाइटल है, हर एक का लोकस स्टैंड है बनता है ना, तो उसमें मतलब पिताजी भी कानूनी अधिकार यदि है, तो उसमें एक जो भी ये वो वारिसदार है, वो कोई भी वारिसदार इसमें कर सकता है, लेकिन हाँ स्ट्रेंजर नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि आपका लोकस स्टैंड होना चाहिए। तो जिसका भी उस संपत्ति में इंटरेस्ट है, वो कोई भी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति केस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्रिमिनल के हिसाब से हमने लगाया, याचिका लगवाई थी वहां पे सिरमौर पे, मगर वो उसी समय बब्बा एक्सपायर हो गए, लगभग 12-13 महीना हो गए, तो अभी उसमें क्या करना चाहिए? तो भी उसमें टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन का। उसमें आप देखिए कि फाइनल रिपोर्ट फाइल हुई है कि नहीं, और क्योंकि इनको टाइम बाउंड होता है पुलिस के लिए हर एक काम, तो उनको चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। अरेस्ट यदि किसी को किया गया तो 60 दिन या 90 दिन होते हैं, अरेस्ट यदि नहीं किया गया तो 2 साल या 3 साल होते हैं। तो आप धारा 173 में जो ये फाइनल रिपोर्ट है उसकी कॉपी आप आरटीआई में मांग सकते हैं, है ना, जिससे आपको स्टेटस पता चलेगी किया क्या है, कि या तो ट्रायल शुरू होता है यदि वो चार्जशीट बनती है तो, और यदि वो क्लोजर रिपोर्ट है तो क्लोजर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, प्रकरण हमने समाप्त किया, तो फिर आप समाप्ति को चैलेंज कर सकते हैं। तो अपन जो ने रिपोर्ट के लिए आपने आवेदन किया था, उसको आरटीआई के तहत मंगा सकते हैं कि क्या कार्रवाई इस पे हुई करके? मांग सकते हैं आरटीआई में, वो आप मांग सकते हैं कि मेरे अमुक आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने की होंगी तो वैसे बता देंगे, नहीं है तब भी उनको 2F में बताना पड़ेगा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे आपको यथास्थिति पता चलता है। हाँ, यदि वो मिल जाए आरटीआई में तो फिर आप उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। और किसी को कोई प्रश्न? मेरा जी पाल बोल रहा हूँ सर ये निवेदन था मेरा कि एक अभी हाल ही में मेरे गांव में एक प्रकरण हुआ है, जिसमें यह था कि एक पिता के 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में सहमति से बंटवारा हुआ, और किसी कारणवश गोदी नामांतरण में कुछ दस्तखत रह गए, ऐसा करके पटवारी ने
और छोटे बेटे ने मिल करके उसमें ऐसा केस लगाया पिता के नाम से कि ये जो गलत तरीके से बंटवारा हुआ है और इसको खारिज किया जाए पुनः, जबकि उस पे केसीसी भी बना हुआ है और उसको 8 वर्ष हुआ है उसको बने हुए वो उस प्रकरण। अच्छा। लेकिन क्या वो मतलब गलत मानसिकता होने के कारण वो रिजेक्ट हुआ और स्वतः ही अब जो अमल में भी आ रहा है वो तो चाह रहा है कि वो जो तीसरी जो संतान है जो उसी का पुत्र है लेकिन वो चाहता है कि हम इसको जमीन ना दे। तो इसमें क्या अच्छा। कर सकते हैं, कमिश्नर के यहाँ भी हुआ, स्टे भी आया, तो पुनः कैसे प्राप्त की जा सकती है? एक प्रश्न तो ये था सर मेरा। तो ये क्या डिविजनल कमिश्नर के यहाँ चल रहा है केस? नहीं, ये कहाँ कमिश्नर के यहाँ गया, एसडीएम ने निरस्त कर दिया उसको, एसडीएम जो था उसने निरस्त। अच्छा। तो पुनः जो हाँ, कोई बात नहीं, इसके एडीएम के ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने यहाँ चैलेंज कर सकते हैं सिविल जज के पास, है ना? जी जी जी। तो जो प्रशासनिक ऑर्डर है इसको आप जुडिशियरी में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में आप चैलेंज कर सकते हैं इसको। जी सर, एक और मेरा हाँ जी सब लेने के लिए एक और प्रकरण ऐसा है कि 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में से एक पुत्र के पहले से ही उसके दादाजी ने जमीन नामे कर दी थी और बाकी जो पिता है उसके भी संपत्ति थी 150-200 बीघा। लेकिन उसने जब पिता जो उम्र होने के दराज थे तो उन्होंने क्या है वसीयतनामा किया कोर्ट में कि मेरे जो बाकी के जो बचे 3 पुत्रों को ये जमीन वो की जाए, क्योंकि हमारा गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है, इसलिए क्या सब पैसों के लिए भागम भाग है। तो पिता शहीद हुआ, उसके बाद में जो अमल आया तो उस जो चौथा बेटा था उसको भी हटा दिया और तीनों में बांट दिया गया और अमल भी होगा। तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है? ये वेद है, अवैध है जो रजिस्ट्रार के इसमें? यदि वो देखिए फैमिली मेंबर्स के बंटवारे से संबंधित है तो ये मामला फैमिली कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन बनता है इसमें। तो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं जो मतलब हिंदू एक्ट भी होता तो थोड़ा पूछना चाहता हूँ आपसे, आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए। हाँ जी। मैं प्रेसिडेंट को अगर कंप्लेन करूँ कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अगेंस्ट में, उसका डिसीजन का अगेंस्ट में, एक्चुअली इनकैपेसिटी का लेके हम कंप्लेन करते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसमें कोई असर होगा सचमुच का, ना वो फेंक दिया जाएगा डस्टबिन में लेटर? नहीं, ऐसा है। पहली बात राष्ट्रपति को ऐसे कोई अधिकारी नहीं है एक्ट में। राष्ट्रपति के जो अधिकार है वो आप देखिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जब जांच हो जाती है और उसके बाद वो हटाने का अधिकार होता है। दूसरी बात है कि आरटीआई में कोई भी एप्लीकेशन है तो उसमें अपील के अलावा कोई रेमेडी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि पहले अपने उस ऑर्डर को आप क्वैश कराइए हाई कोर्ट से, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑर्डर क्रैश करना मकसद नहीं है सर, मेरा मकसद तो नहीं, आपके मकसद से नहीं चलता है। कानूनी प्रक्रिया ये आपको गलत भी साबित करना है, क्योंकि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट होता है। किसी भी केस में देखो, अब सैकड़ों केस वो डेली डिसाइड करते हैं। रोज सपोज 100 केस डिसाइड किए, 100 लोग हारेंगे, 100 लोग जीतेंगे, ठीक है। 100 लोग फेवर में उसके बोलेंगे, 100 लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। तो सही कौन है गलत कौन है इसका निर्णय कौन करेगा? तो वो तो फिर हाई कोर्ट, वो ऑर्डर यदि अवैध है पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा, दैट इज द राइट प्रोसीजर। फिर ये कि वो जो किया गया दुर्भावना से किया गया या उसमें कोई रिश्वत ली गई या ये है वो यदि सबूत आपके पास है तो वो आप कर सकते हैं, तब फिर इसमें कार्रवाई होती है, ठीक है ना। इसलिए अदरवाइज मेरा डेली हजारों लोगों को हराता है, डेली हजारों हार जीत का मेरा सवाल हार जीत का नहीं है, मैं हार गया नहीं, मैं हारा नहीं है, मैं लेकिन आप यदि पक्षकार है तो आप बायस्ड है। हाँ पक्षकार है, पक्षकार को नहीं कर सकता है पहले आप, क्योंकि यू आर ए नेसेसरी पार्टी टू दैट। आप चूंकि पक्षकार रह चुके हैं तो ऑर्डर आपके फेवर में या अगेंस्ट में हुआ होगा, तो उसमें जज जो होता है उस पर जजमेंट देने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है ना। हमारा कंप्लेंट का कारण यही है, जिस तरीका से मेरा अपील और कंप्लेंट को क्लब करके इकट्ठा क्लब करके एक कॉमन ऑर्डर दे दिया है, उसमें बहुत सा हाई कोर्ट का जजमेंट का वायलेशन हुआ। के लिए तो ऐसा होता है, देखो आप ऑर्डर के खिलाफ है कि आयुक्त के खिलाफ, ये दो अलग अलग इशू है। आयुक्त का खिलाफ, आयुक्त का इनकैपेसिटी तो आयुक्त के खिलाफ है तो वो फिर आपको व्यक्तिगत कारण होना चाहिए। आप यदि ऑर्डर के खिलाफ है, क्योंकि ऑर्डर के खिलाफ रेमेडी आपके पास है, आयुक्त के खिलाफ रेमेडी आपके पास नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि आयुक्त भ्रष्टाचार ये साबित करना पड़ेगा। तो ऑर्डर गलत दिया इसलिए आप आयुक्त के खिलाफ नहीं जा सकते, आप ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। Question of incapacity arises here, sir. Question of incapacity arises here.
वो जुडिशियल कैपेसिटी, चूंकि आप उसके पास गए इसलिए उसने निर्णय दिया, तो वो अपना जुडिशियल निर्णय है उनका। यदि रीजन या स्पीकिंग नहीं है या ये है तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर को चैलेंज करना और आयुक्त को चैलेंज करना, ये दो में फर्क आप समझ लीजिए, है ना। ये अलग अलग रेमेडी है। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि हटाने का जो ग्राउंड है वो स्पष्ट दिया है, पर उसी के तहत नहीं वो सर, 14 हटाया में जा है सकता तो 14 में है तो सर। हाँ 14 में और 16 में जो है तो वो वही हाँ। ये किया जा सकता, 14 और 17 में सॉरी। नहीं, तो वो हटाने के जो ग्राउंड है वो क्लियर है। प्रूव इन कैपेसिटी अगर होता है तो दिया जा सकता है ना। लेकिन इन कैपेसिटी के कंप्लेंट या शब्द हाई कोर्ट इस्तेमाल करेंगे। आपने यू आर ए पार्टी, आप पक्षकार है, पक्षकार आरोप नहीं लगा सकता इस तरह के। पहले तो मैंने बताया कि पहले आप अवैध को आदेश को अवैध साबित करिए, अवैध साबित हो जाता है फिर आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि आप बताइए। क्योंकि ऐसा है कि देखो वो डेली सपोज 100 जजमेंट देता है तो डेली 100 लोग हारते हैं, है ना, और डेली 100 लोग जीतते हैं। तो डेली 100 लोग उसके खिलाफ केस करने लग जाए तो जज निर्णय कैसे करेगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि हाँ जितने भी केस करेंगे तो हर एक पार्टी हर एक केस में हाँ सर प्रेसिडेंट सर को अगर ये भेजेंगे भी, लेटर भेजेंगे भी, तो वो बाद में एंड ऑफ द डे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि बाद में बात ये आएगी कि आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट शैल गाइड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो जब गवर्नमेंट जब कुछ उस पर देगी तभी कर पाएंगे प्रेसिडेंट। तो वैसे कुछ होने वाला नहीं अगर आप कितना भी शिकायत कर लें। यही बात है, यही मेरा एक तो डाउट था मन में। हाँ सर, हाँ सर एक चीज और जानना चाहता हूँ। एक हेलो 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 हेलो, बोलिए सर, बोलिए। एक शासकीय भूमि है 5 एकड़, जिसमें मैंने कई बार तहसील में, कलेक्ट्रेट में और राजस्व प्रमुख सचिव जी तक को पत्र लिखा अतिक्रमण हटाने के लिए। पूर्व में उसका अतिक्रमण हटाया भी गया था, तो बेदखली का आदेश तहसील में कर दिया गया है मगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो अभी अपने को आरटीआई लगानी है, जैसे कि क्या और क्या कार्रवाई उस पे हुई, तो किस एक आरटीआई किसके ऊपर लगानी चाहिए अपने को? इसमें एग्जीक्यूशन डिक्री, आपने कोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें एग्जीक्यूशन डिक्री है या केवल वो है? क्योंकि एग्जीक्यूशन ये होता है कि जब आपका ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी हाँ, प्रकरण क्रमांक है सर अपने पास। तो कोर्ट जब टाइटल डिक्लेयर कर देता है उसके बाद भी क्या होता है कि कोर्ट में एक छोटा सा केस चलता है सिविल सीपीसी में, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन डिक्री। तो एक मतलब है कि सपोज मकान मालिक है, किराएदार है ना, किराएदार सपोज बिना किराए दिए वो रह रहा है वहां पे, कोर्ट ने बोल दिया कि भैया अवैध रूप से रह रहा है, तब भी मकान मालिक खुद नहीं निकाल सकता, उसको पुलिस की मदद से निकलवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन डिक्री, मतलब कानून की सहायता से ही होगा, ये नहीं कि आपको खुद ही कानून अपने हाथ में लेके आप उसको निकालने लग जाओ, ऐसे नहीं होता है। तो वो एग्जीक्यूशन डिक्री जो है वो शासकीय भूमि में मकान, सर हाँ शासकीय भूमि पर मकान बने हुए, हाँ शासकीय भूमि है तो फिर ऐसे में जो गवर्नमेंट ऑफिसर को आप सीपीसी में पहले नोटिस दे सकते हैं, और सीपीसी धारा 80 में नोटिस देने के बाद 2 महीने 60 दिन उनके पास टाइम होता है ना। वो 60 दिन में यदि वो ना करे तो फिर आप उसमें केस कर सकते हैं। नहीं अपन ने बेदखली रिकॉर्ड पे हो गई है सामने वालों की शासकीय भूमि पे, अब उस पे अपने को जानकारी लेना है कि क्या कार्रवाई हुई। तो ये इसकी आरटीआई तहसील, हाँ वो तो आरटीआई में आप कर किसके पास, वो तो जिसको ऑर्डर किसके पास, जिसको ऑर्डर दिया गया है कि वो इसको खाली कराए, है ना, तो वो जो उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वहां पे आप उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी को आप कर सकते हैं एप्लीकेशन, ताकि पता चले कि उन्होंने बेदखली के ऑर्डर को अमल में लाए कि नहीं लाए, है ना, एग्जीक्यूशन किया कि नहीं किया। ये तहसील में हुआ है तो अपने को इसको आरटीआई अपने किसके कमिश्नर पास लगेगी, सचिव जी के पास लगेगी? तहसीलदार, पहले तहसीलदार, ऐसा है ना, सूचना जहाँ धारित है पहले तहसीलदार को लगाइए, तहसीलदार ना दे तब फिर आप ऊपर जाइए। अदरवाइज इसमें डीएम और कमिश्नर कहाँ से करेंगे? डीएम के पास पूरे जिले की सूचना नहीं होती है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेवरल प्लेसेस। कमिश्नर के पास पूरे कमिश्नरेट की सूचना नहीं होती है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सेवरल प्लेसेस। तो जिस ऑफिस में धारित है उस ऑफिस के पीआईओ को आप करिए, है ना। आपको जो अच्छा पहले आपको जो कि राष्ट्रपति के पास पूरे देश की सूचना होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है सूचना। राष्ट्रपति को खुद की सूचना लेने का अधिकार होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सेवरल प्लेसेस। अदरवाइज वो 6 दिन में ट्रांसफर कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सूचना जहाँ धारित है उस कार्यालय में लगाइए आप। कस्टोडियन कौन है, फिजिकली कहाँ पे, किसके ऑफिस में, किसके फाइल में पड़ी है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर नमस्कार। मतलब तहसील पे जी। हाँ जी, और हाँ जी, और